नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। इस देश में बहनों भाइयों कहीं ना कहीं चुनाव चल रहे होते हैं और वो चुनाव पूरे देश का चुनाव बन जाते हैं और वो चर्चाएं पूरे देश भर की बन जाती हैं। इन दिनों उत्तर प्रदेश में आज एमएलसी शिक्षक और स्नातक कोटे की जो सीट हैं उनको लेकर चुनाव के आज परिणाम आ रहे हैं। कल से उसकी काउंटिंग चल रही है और उम्मीद करिए कि आज देर रात तक नतीजे सबके सामने होंगे। और दूसरी तरफ हैदराबाद का ओवर हाइप्ड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शंस के परिणाम सबके सामने आ चुके हैं। तो उत्तर प्रदेश से हम शुरू करते हैं। तो उत्तर प्रदेश में अब तक 11 में से 7 सीटों के परिणाम आ चुके हैं, जिसमें 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। 2 सीटों पर वाराणसी और झांसी ये समाजवादी पार्टी ने जीती है और 2 सीटें निर्दलियों के हाथ लगी हैं। बाकी 4 सीटों पर अभी काउंटिंग जारी है। उम्मीद करिए कि देर रात इसके नतीजे आएंगे। चौंकाने वाली बात यह कि वाराणसी की सीट एमएलसी की समाजवादी पार्टी ने जीती है और गोरखपुर में की सीट निर्दलीय के हाथ लगी और झांसी की सीट समाजवादी पार्टी ने जीती। लखनऊ, मेरठ और बरेली सेंटर ये भारतीय जनता पार्टी के हाथ लगे हैं। बाकी बची 4 सीटों पर काउंटिंग होगी, तब परिणाम पता चलेगा कि एक्चुअल में क्या तस्वीर शिक्षक और स्नातक कोटे की रही है उत्तर प्रदेश में। तो ये माना जा रहा था कि तेलंगाना में कोई बहुत अभूतपूर्व परिवर्तन होगा या हैदराबाद का म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये देश का चुनाव बन गया है। अब जब नतीजे आए हैं तो वहाँ पर एक बार फिर टीआरएस और एएमआईएम ने अपना परचम लहराया है और 100 के करीब दोनों ने मिलकर सीटें जीती हैं। 150 में तकरीबन 100 सीटें इन दोनों पार्टियों को मिली हैं और तकरीबन 47 से 49 सीटों के आसपास भारतीय जनता पार्टी को मिलने की संभावना है। 10 सीटों वाली बीजेपी वहाँ 49 सीट तक पहुँच चुकी है और अगर 75 से ऊपर होते तो शायद इनका मेयर भी वहाँ पर हो सकता था। यानी भारतीय जनता पार्टी अच्छा लड़ी वहाँ पर चुनाव, लेकिन टीआरएस और एएमआईएम ने अपनी ताकत दिखा दी कि उनको मुकाबला या हराना तेलंगाना में आसान नहीं है। लेकिन सबसे बेहतर परफॉर्मेंस वहाँ टीआरएस के बजाय एएमआईएम ने किया। उनका स्ट्राइक रेट टीआरएस से कहीं ज़्यादा था, कम सीटों पर लड़े, उसके बावजूद वो काफ़ी सीट जीत कर आए। इससे ये स्पष्ट प्रतीत होता है कि हैदराबाद की जनता का एक बड़ा हिस्सा एएमआईएम के साथ और टीआरएस के साथ खड़ा है। बीजेपी वहाँ थोड़े से चूक गई। हालांकि बीजेपी ने वहाँ अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। शायद ये पहला ऐसा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव होगा जिसमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, यूनियन होम मिनिस्टर, करीब 20 केंद्रीय मंत्री, लगभग 50 से ज़्यादा सांसद और जितने भी बड़े इन्फ्लुएंशियल लीडर्स बीजेपी के थे उन्होंने इस चुनाव को लड़ा। चुनाव इसी स्पिरिट से लड़ा जाना चाहिए। बीजेपी के चुनाव लड़ने के तरीके की तारीफ है, प्रशंसा है कि वो कोई भी चुनाव को छोटा चुनाव नहीं मानते हैं, हर चुनाव को चुनाव के दृष्टिकोण से लेते हैं और उसी अंदाज से लड़ते हैं। और यही डेमोक्रेसी में होना चाहिए। चुनाव को चुनाव की तरह लड़ा जाना चाहिए, मुद्दा बनाकर लड़ा जाना चाहिए, आधे अधूरे मन से नहीं लड़ा जाना चाहिए, पूरे मन और पूरी ताकत से लड़ा जाना चाहिए। यूपी और हैदराबाद के जो चुनाव के परिणाम आ रहे हैं उसमें एक चीज कॉमन है, कांग्रेस का सफाया। कांग्रेस पूरे परिदृश्य से या तो सिमट रही है या सिकुड़ रही है और या तो फिर नेपथ्य की ओर जा रही है। महज 2 सीटें जीत पाई कांग्रेस तेलंगाना के भीतर, हैदराबाद में, और उत्तर प्रदेश में शिक्षक और स्नातक में तो उनको कोई पूछने वाला ही नहीं। ये स्थितियां बताती हैं कि कांग्रेस का जनाधार अब खत्म हो रहा है, सिकुड़ रहा है, सिमट रहा है। कांग्रेस के लिए स्थितियां संकुचित होती जा रही हैं। इसके लिए कांग्रेस को भी विचार करना पड़ेगा। तो कांग्रेस का स्पेस कौन ले रहा है? बीजेपी से लड़ कौन रहा है इन दिनों? तो बीजेपी से क्षेत्रीय दल लड़ रहे हैं। चाहे साउथ देख लीजिए, चाहे नॉर्थ ईस्ट देख लीजिए, चाहे पश्चिम का एरिया देख लीजिए, चाहे वो उत्तर प्रदेश देख लीजिए, चाहे वो बिहार देख लीजिए, चाहे वो पश्चिम बंगाल देख लीजिए और चाहे उड़ीसा देख लीजिए। बीजेपी से लड़ते हुए स्पष्ट तौर पर सामने सामने अगर कोई मुकाबिल है तो वो रीजनल पार्टीज हैं। कांग्रेस की भूमिका कुछ राज्यों तक सीमित होती जा रही है जहां पर वो आमने सामने मुकाबले पर है। तो ये स्थिति कांग्रेस के लिए कॉमन है। तो उत्तर प्रदेश में कोई मिरेकल उनका होगा इसकी संभावना कम प्रतीत होती है। तो इन चुनावों ने किसको क्या संदेश दिए? इन चुनावों ने यह संदेश दिया कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में अभी बहुत मजबूत है।
दूसरा संदेश उत्तर प्रदेश से यह निकल कर जा रहा है कि समाजवादी पार्टी उसके पीछे खड़ी हुई है, आ गई है। समाजवादी पार्टी भी यहां अपनी पैठ को बहुत ताकतवर तरीके से बढ़ा रही है, दूसरों के लिए स्पेस सिमटता जा रहा है उत्तर प्रदेश में। तो 22 की जो परिस्थितियां होंगी उत्तर प्रदेश की, वो बहुत अपने आप में बहुत बड़े राजनीतिक मायने वाली होंगी। क्या परिदृश्य उभर कर सामने आएगा 2022 का? बीएसपी धीरे धीरे सिमटती जा रही है, कांग्रेस की राह पे बढ़ रही है। उनको ना तो अपने मिशन की चिंता है, ना मुद्दों की चिंता है, और ना वो उस पर आगे बढ़ना चाह रहे हैं। कांग्रेस की हालत उत्तर प्रदेश में सब कोई देख ही रहा है किस स्थिति में पहुंच गई है। तो ऐसे में वर्टिकली उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स डिवाइड हो रही है बिटवीन भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के। बाकी उसमें सहयोगी की भूमिका निभाने के लिए एक दो दल जरूर भूमिका अपनी अख्तियार कर सकते हैं। यह एक महत्वपूर्ण चुनौती है उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव में, कि चुनाव भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच आमने सामने का होता जा रहा है। बाकी दलों को कोई ना कोई छोर पकड़ना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। अकेले लड़ेंगे तो भारी मुसीबत में रहेंगे। तो ये बाइपोलर इलेक्शंस हो उत्तर प्रदेश में होने की संभावना दिखाई देती प्रतीत हो रही है। अभी 4 सीटों के और परिणाम आएंगे, स्थितियां और स्पष्ट होंगी। अभी ज्यादा कुछ व्याख्या करना बहुत प्रीमेच्योर होगा। लेकिन हैदराबाद में बीजेपी अच्छा परफॉर्म की, लेकिन चुनाव नहीं जीत पाए, हार गए चुनाव। ये उनके लिए भी झटका है, क्योंकि यह चुनाव उनके लिए सबसे बड़ी प्रतिष्ठा का चुनाव था। तेलंगाना के जरिए उस साउथ का रास्ता खोज रहे थे, वहां पर उनको निराशा हाथ लगी। 47-48 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी रह गई। सीटें जरूर बढ़ी, लेकिन आपको वो मुकाम नहीं हासिल हुआ डेमोक्रेसी में, जहां पर आप उस शहर का नाम बदलने के लिए जो बातें हो रही थी वो आप करने की स्थिति में नहीं है। यानी हैदराबाद ने बीजेपी को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन सीटें दी 47 जरूर। यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण संकेत है। क्या तेलंगाना बदलाव के बारे में सोच रहा है? अगर ये संकेत माने तो यही स्थितियां निकलकर सामने आ रही हैं। तो आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ मनोज मिश्रा भारतीय जनता पार्टी से हैं, तस्लीम रहमानी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, एमपीसीआई के अध्यक्ष हैं, विवेक साइलर समाजवादी पार्टी से, मनीष हिंदवी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, विजय बंधु जी अटेवा के अध्यक्ष हैं, हिलाल नकवी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, मनोज मिश्रा जी बीजेपी से हैं, हेमंत तिवारी जी जाने माने पत्रकार, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद आप सभी का। मनोज मिश्रा जी, कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे करना चाहता हूँ, 7 सीटों के परिणाम आए हैं उत्तर प्रदेश में एमएलसी के। आप 3 सीटों पर आप लोग जीत पाए हैं और 2 पर समाजवादी पार्टी जीती है। आप काशी और झांसी की सीट कैसे हार गए? देखिए ब्रजेश जी, आपकी रिपोर्ट में आधी सुन पाया था, लेकिन फिर भी जितना समझ में आया उसमें आपने खुद ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी सबसे मजबूत बन के उभरी है इन चुनावों में, चाहे वो तेलंगाना का हो चाहे उत्तर प्रदेश का। नो डाउट अबाउट इट। तो ये इसमें तो कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं। दूसरी बात, हम शिक्षक एमएलसी 4 सीटें लड़े थे, जिनमें से हम 3 जीत गए। और आपको शायद सुनकर आपको पता होगा कि शिक्षक एमएलसी का चुनाव हम पहली बार लड़े थे पार्टी के फोरम पर, और जिसमें जिस गुट को हराया है वो तथाकथित शर्मा गुट है, और जिसमें ओम प्रकाश शर्मा जी, मेरे पिताजी इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल थे, शिक्षक भी रहे हैं इंटर कॉलेज के। तो मुझे अच्छी तरह से पता है कि शर्मा गुट की ताकत कितनी ज्यादा थी शिक्षक संघों के बीच में, शिक्षकों के बीच। मेरठ में तो आपने इतिहास रचा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। निश्चित वो 9वीं बार जाकर हारे हैं, 9वीं बार हारे। पहली बार जब से ओम प्रकाश शर्मा जी ने चुनाव लड़ना संभवतः शुरू किया, लगातार 8 बार वो चुनाव जीते थे, और शर्मा गुट उनके नाम पर ही कहलाता था। उसको भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन की दम से, अपने प्रत्याशी की निर्णय क्षमता की दम से, ठीक, इसके लिए आपको बधाई। लेकिन सवाल यह भी है कि काशी और झांसी कैसे फिसला हाथ से? देखिए, चुनाव में 100% जीत तो नहीं हो सकती। जब हम 403 विधानसभा सीटों में लड़े तब भी 325 हम जीते, तो इसके मतलब 78 सीटें तो हम हारे ही हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एक विशेषता ये संगठन की कि जिन 78 सीटों पर हम विधानसभा चुनाव हारे, हम उनको पुनः जीतने की तैयारी कर रहे हैं। मतलब हम जिस दिन चुनाव हारते हैं किन्हीं कारणों से,
हम अगला लक्ष्य तय कर लेते हैं कि इन चुनावों को हमें हर कीमत पर जीतना है। दूसरा सवाल और यह है परिणाम कि 100% देना है। गोरखपुर में निर्दलीय जीत गया। देखिए, ग्रेजुएट कंस्टिट्यूएंसी में ऐसा होता है कि अगर आपने वोट पहले बना लिए तो अरे कोई बधाई कारण रहा स्वीकारी होगा, है तो हार भी सब- स्वीकार लीजिए डॉक्टर साहब। नहीं, हार 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 तो हार है, ये तो लोकतंत्र का परिणाम है, उसे स्वीकारने में कोई हर्ज भी नहीं है। लेकिन ब्रजेश जी, बहुत अच्छा लग रहा है कि हमने हैदराबाद के नगर निगम चुनाव में ऐतिहासिक प्रदर्शन किया है और हमने एक दक्षिण का दरवाजा तोड़ दिया है। हम 2 सीटों से 47-48 तक पहुंच गए। ये वास्तव में काबिले तारीफ है वहां के संगठन के लिए, वहां की जनता के लिए। ऑलराइट, तस्लीम रहमानी साहब मेरे साथ मौजूद है। रहमानी साहब, बहुत शुक्रिया कि आपके ने थोड़ा समय हमारे लिए निकाला। हैदराबाद के चुनाव में बड़ा ओवर हाइप्ड हो गया। मैं तो ये सोच रहा था कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शंस रीजनल मीडिया भी कवर नहीं करती, बट अच्छी बात है, एक नई परंपरा इस देश में शुरू हुई कि अब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव राष्ट्रीय स्तर पर होंगे। बीजेपी ने पूरी ताकत लगाई, और ताकत ही नहीं पूरी ताकत लगा दी, पर ये दरवाज़ा तोड़ नहीं पाए पूरी तरह, जैसा अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे। वहाँ पर टीआरएस और एएमआईएम जीतने में कामयाब रहा, पर बीजेपी ने जो वहाँ पर अपना स्थान बनाया है, रहमानी साहब, ये जो 2023 में वहाँ पर असेंबली इलेक्शन के लिए ये पहला संकेत आ गया है। देखिए, ये बहुत ही है और बहुत फिनोमिनल भी है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक का इलेक्शन लड़ा हो, वो बहुत सारे मैसेजेस देना चाहते थे। जितना हाई वोल्टेज कैंपेन किया और एकदम नेशनल लीडरशिप के पार्टी प्रेसिडेंट, सबसे बड़ी सियासी जमात वो खुद को कहते हैं, और के सारे लीडर थे, उसके बाद भी वो दावा था कि वो अपना मेयर वहां पर बनाएंगे। तो मेयर तो खैर अब नहीं बना पा रहे हैं, तो क्लियर हो गया आज नतीजों में। लेकिन पहली तारीख को यानी 1 दिसंबर जिस दिन पोलिंग था, उसी दिन मैंने ये महसूस किया था कि एमआईएम उसका अपना जो जनाधार है, जितनी सीटें हैं वो उसकी बाकी रहेंगी। टीआरएस को इसमें बड़ा नुकसान होगा और बीजेपी अपने और कुछ सीटें बढ़ा लेगी। ये मेरा प्रेडिक्शन उसी दिन था और तकरीबन। पर रहमानी साहब, आप कारण क्या मानते हैं कि टीआरएस को नुकसान क्यों हुआ? क्योंकि स्ट्राइक रेट एएमआईएम का शानदार रहा है, नो डाउट अबाउट इट। देखिए, पर थी वहीं पे जीती है, वहीं भी जीती। ये हाई वोल्टेज कैंपेन ना होता बीजेपी का, टोटली पोलराइजिंग कम्युनल कैंपेन, कि वो भाग्यनगर भी बना देंगे, वो निजाम कल्चर भी बदल देंगे, वो पैरों की जूतियों के नीचे मसल देंगे। अगर ये कैंपेन ना हुआ होता और यूजुअल एक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन होता, तो आप यकीन कीजिए कि एमआईएम की सीटें भी आधी रह जाती वहां। इसलिए कि एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर एमआईएम के खिलाफ भी बहुत स्ट्रॉन्ग था, खासतौर पर पिछले दिनों जो बाढ़ आई उसके बाद। लेकिन इस कैंपेन ने उनके वोटर दूसरी तरफ हैदराबाद के जो सिकंदराबाद वगैरह के इलाके हैं और जो पेरिफेरल हैदराबाद है, उसमें उसको नतीजे में एमआईएम ने मेंटेन किया और टीआरएस ने लूज किया टुवर्ड बीजेपी। ये बड़ा कारण है। और ये टीआरएस का स्ट्राइक रेट कम क्यों रहा? क्योंकि टीआरएस का परफॉर्मेंस एएमआईएम की तुलना में हैदराबाद में मुझे कमजोर दिखाई दिया। ये क्यों हुआ? क्या टीआरएस के कार्य पद्धति से वहां हैदराबाद में कोई नाराजगी? नहीं, वो बहुत वाज़ेह है कि ये पूरा का पूरा कोई डेवलपमेंट का एजेंडा, कोई काम का विकास का कोई एजेंडा नहीं है, सिर्फ कम्युनल था। और मैं जो कह रहा था कि फिनोमिनल इसलिए है कि बीजेपी, बल्कि और ब्रॉडर लेवल पर मैं कहूं तो आरएसएस का मंशा ये है इस मुल्क में। पहले उन्होंने रीजनल पार्टीज को के प्रमोशन में मदद की, बीजेपी मदद करती रही रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज के। अब रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज के ने जो स्पेस बनाई है, उस स्पेस से रहमानी साहब, एक चीज मैं और आपसे कहना चाहता हूं, अगर डेवलपमेंट कोई इशू है तो हैदराबाद को मैं बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही विकसित और रिसोर्स से भरा हुआ एक शहर मानता हूं। शहर क्या, बल्कि मैं उसको भारत के चुनिंदा जो बड़े मेट्रो सिटीज़ में गिनता हूं, जहां पर रिसोर्सेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, अपॉर्चुनिटीज़, डेवलपमेंट, ये सब दूसरे शहरों, नॉर्थ के शहरों के मुकाबले हैदराबाद बहुत विकसित है। तो वहाँ डेवलपमेंट कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। ये जो बाढ़ आई थी, ये तकनीकी कारण थे कि उनका फ्लड सिस्टम ठीक नहीं था, या उनका इरिगेशन सिस्टम ठीक नहीं था, या उनका सीवरेज सिस्टम ठीक नहीं थे। ये कारण तो हो सकते हैं, लेकिन डेवलपमेंट मुद्दा क्यों नहीं बना इस बार वहाँ पे?
ध्यान दीजिए, देखिए जब अगर बात यूपी के चीफ मिनिस्टर, आप तो उत्तर प्रदेश में बैठे हैं, आप उनको जानते हैं किस किस्म के चीफ मिनिस्टर हैं वो एक्चुअली तो बीजेपी के हैं भी नहीं, वो तो हिंदू युवावादी के आदमी है। और हिंदू युवावादी का जो एक कैरेक्टर है और जो थॉट प्रोसेस है उनका, वो दुनिया जानती है उनको कि वो उनके पीछे क्रिमिनल केसेस कितने सारे हैं जो उन्होंने चीफ मिनिस्टर बनने के बाद विड्रॉ किए हैं। तो इस किस्म का चीफ मिनिस्टर जब हैदराबाद जैसी कॉस्मोपॉलिटन सिटी में जाएगा, जो रिसोर्सफुल सिटी है, और वहाँ एक डॉक्टर साहब मैं आऊंगा आपके पास, के मंदिर को वो टारगेट करेगा और वहां से कैंपेन शुरू करेगा, और उसके बाद वो नेशनल हिंदू नेशनलिज्म की बातें पूरी भारतीय जनता पर पार्टी, ये तो मानेंगे कि तेलंगाना की आबादी का एक बड़ा हिस्सा बीजेपी को पसंद करने लगा है, ये तो स्वीकारना पड़ेगा, ये सच है। हमने पार्लियामेंट इलेक्शन में देखा, हमने बाई इलेक्शन में देखा, अब हमने हैदराबाद के नगर निगम चुनाव में भी देख लिया। जी, वो पसंद कर रहा है क्योंकि एक हिंदू नेशनलिज्म का आर्टिफिशियल मुद्दा पूरे मुल्क में भारतीय जनता पार्टी ने चलाया है। पुलवामा का नाम हो या जिस अंदाज से भी हो, हिंदू नेशनलिज्म को प्रमोट से भी हो, हिंदू नेशनलिज्म को प्रमोट किया गया है। अभी एक चैनल पे मेरे हिंदू बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि हम तो हिंदू असमिता के रक्षक हैं। तो अगर वो हिंदू असमिता के रक्षक बना के खुद को पेश करेंगे और ये कहेंगे कि बाकी, पर मैंने तो ये सुना था कि केसीआर, केटीआर, ओवैसी साहब, ये सब लोग तो डेवलपमेंट के फेस हैं। तो आखिर जब डेवलपमेंट के फेस हैं तो फिर तेलंगाना की जनता बीजेपी को तो अपनाए जा रही है। आप कह रहे हैं कि अगर वो हिंदू फोबिया लेकर आ रहे हैं तो नहीं, उस जनता ने अवेसी को भी नकारा नहीं ना। अवेसी के फैक्ट, मैंने वही कहा कि हिंदू नेशनलिज्म के नाम पर जो दो कौमी नजरिया इस मुल्क ने रिजेक्ट किया था 47 में, उसको प्रमोट किया जा रहा है कि एक तरफ मुस्लिम रहे वोटर और दूसरी तरफ हिंदू वोटर रहे, और डेवलपमेंट का बीच में कोई मुद्दा ही नहीं है, बाकी कम्युनिटीज का भी कोई मुद्दा नहीं है। तो ये तो एक अजीब विडंबना भारतीय राजनीति में पैदा की जा रही है कि सिर्फ हिंदू और मुसलमान की राजनीति होगी, एक छोर पे मुसलमान खड़ा होगा, दूसरे पे हिंदू खड़ा होगा। ये शायद ये बहुत आसान होता है इस पर काम करना, हैदराबाद से डेवलपमेंट सबसे खतरनाक मैसेज है ये। जी करेक्ट। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रहमानी साहब, आपने हमें समय निकाला, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ विवेक साहिलेश जी मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आज इनके लिए थोड़ा सा मुस्कुराने और खुश होने का दिन है क्योंकि काशी और झांसी इन्होंने जीत लिया है। हम तो ये उम्मीद कर रहे थे कि आप बहुत कड़ी टक्कर देंगे, लेकिन अभी सिर्फ 2 ही सीट जीत पाए हैं साथ में। जी देखिए ब्रजेश जी, अभी 4 सीटों का रिजल्ट जैसे आपने बताया बाकी है, और इन चुनाव में 2-3 चीज़ें जो बाहर निकल के आई हैं, जैसे कि समाजवादी पार्टी शुरू से मांग करती आई थी कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। बैलेट पेपर से जब चुनाव हुआ तो रिजल्ट आपके सामने है कि क्या रिजल्ट आया। पूर्वांचल और बुंदेलखंड में जहां भारतीय जनता पार्टी अपना दम भरती थी, घमंड करती थी, वहां उनको मुंह की खानी पड़ी। यहां तक कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में समाजवादी पार्टी जीत के आई, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। झांसी में आपने देखा कि कल वो एक्चुअली सीट का नाम है प्रयागराज झांसी सीट। जी, आपने झांसी में देखा कि कल किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग दरवाजा तोड़ के अंदर घुसना चाह रहे थे, और आज भी गुंडाई करते हुए वहां के एसएसपी पे वहां भारतीय जनता पार्टी के आदमी ने किसी ने हाथ भी चला दिया। वो मामला चल रहा है, आपके चैनल में भी उसको दिखाया। और सबसे अहम बात ब्रजेश जी है, देखिए पढ़े लिखों का चुनाव था, ये शिक्षकों का था और स्नातकों का था। बेरोजगारी से भी जोड़ के हम इस चुनाव को देख सकते हैं कि जो डिग्री होल्डर हैं, जो स्नातक हैं, जो पढ़े लिखा वर्ग है, उसने भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से नकारा है। और हमारी इंफॉर्मेशन जो है, जो 4 सीटें बची हैं उसमें से 3 सीटों पे समाजवादी पार्टी बढ़त लिए हुए है। और मनोज मिश्रा साहब की जानकारी के लिए मैं एक बात बता दूं, अभी तेलंगाना की बात हो रही थी, लेकिन मैं महाराष्ट्र पे बात करता हूं। वहां भी 5 एमएलसी के चुनाव हुए थे, 5 में से 6 जगह हुए थे, 6 में से 5 भारतीय जनता पार्टी हार गई है। यहां तक कि नागपुर का चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी नहीं बचा पाई है। मैं इनके हिलाल नकवी साहब को आमंत्रित करता हूं डिबेट में। हिलाल नकवी साहब, आज आपके लिए अफसोस करने, गम मनाने और मातम मनाने का दिन है। तेलंगाना में आपका वजूद लगभग खत्म हो गया है। मुझे लगता है कि तेलंगाना में कांग्रेस का आप कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पुरसा हाल नहीं है। और एमएलसी के चुनाव में आप उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं कि आपके नाम पर 10 वोट भी नहीं मिल पा रहे हैं। तो इतनी बर्बादी की तरफ कांग्रेस बढ़ रही है, आप लोग को कोई फिक्र नहीं है, कोई चिंता नहीं है? ब्रजेश जी, देखिए इस बात में कोई शक नहीं है कि जो रिजल्ट आए हैं वो निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए चिंताजनक रिजल्ट्स आए हैं।
हार जाना या ना जीत पाना एक बात होती है, लेकिन जिस तरह से रिजल्ट्स आए हैं वो जो है वो चिंता और बढ़ाते हैं कि हमारी जो कहां पर आज खड़े हुए हैं और जो वोट परसेंटेज है वो आज हमारा कहां तक गिरता चला जा रहा है। हम इस बात से पूरी तरह से इत्तेफाक रखते हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर कोई आमूल चूक परिवर्तन करने की आवश्यकता है, और जो इलेक्शंस हैं उनको लड़ने का जो तरीका है, जिस तरह से कांग्रेस इलेक्शंस लड़ रही है, उसमें भी परिवर्तन लाने की आवश्यकता है, इसमें भी कोई शक नहीं है। क्या आप हालांकि हम इस बात को भी चाहते हैं कि पूरी तरह से नेतृत्व नकारते परिवर्तन हैं कि हो जिस तरह और से एक ऊर्जावान म्युनिसिपैलिटी कांग्रेस इलेक्शन खड़ी की में जाए? जी देखिए, हम कैसे किया जाएगा इसके ऊपर तो अभी हम कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, लेकिन निश्चित रूप से अमूलचूक परिवर्तन करने की आवश्यकता है, और ये देखिए, नकवी आवश्यकता साहब, जो है ये हम सब नकवी जितने साहब, भी कांग्रेस अगर जन कोई हैं, वो सब बीमार समझ है, रहे हैं, और इसकी तरफ अगर हम कोई कोशिश भी बीमार कर है रहे तो हैं। उसको डायग्नोसिस सेंटर जाना चाहिए, पहले पता तो चले कि आपको मर्ज क्या है, फिर आप डॉक्टर इलाज शुरू करेगा। अभी जिस हालत में कांग्रेस उत्तर प्रदेश के भीतर है, जी, और आप प्रियंका गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आगे बढ़ाना मैं चाहिए। मेरे सवाल हो जाने दीजिए। प्रियंका गांधी के नेतृत्व में आप उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, अगर अभी जिस तरह का एटीट्यूड और वर्किंग कल्चर कांग्रेस का है, तो मुझे लगता है कि शायद आपको और आपकी पार्टी को जीवन की सबसे गहरा झटका लगने वाला है। ब्रिजेश जी, ये हमारे लिए दूसरी बड़ी चिंता है कि प्रियंका जी के यहां पे मौजूदगी के बाद अगर कांग्रेस जो है वो अच्छा प्रदर्शन नहीं करती है, कांग्रेस के लोग जो हैं वो ठीक तरह से अपने वोटर्स के पास नहीं पहुंचते हैं, अपने मुद्दों को नहीं बताते हैं, वो इलेक्शन अच्छी तरह से नहीं लड़ते हैं, तो निश्चित रूप से यह हमारे लिए बड़ी चिंता की बात है। हम इस बात से भी आपकी आज दलित महापंचायत थी और मैं तस्वीरें और वीडियो देख रहा था, प्रियंका गांधी उसको एड्रेस कर रही थी, 100 लोग भी नहीं थे उसमें। ब्रिजेश जी, जिस तरह से म्युनिसिपैलिटी का इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी ने लड़ा है, हम उसको भी सही नहीं मानते हैं। इससे ज्यादा तो रोज हेमंत तिवारी अपने लान में लोगों को एड्रेस करते हैं। जो लोकल इश्यूज हैं उनको खत्म कर रहे हैं, लोकल इश्यूज जो वहां से निकल करके आने चाहिए वो नहीं निकल करके आ रहे हैं, राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर के जा रहे हैं, जिस तरह का वहां पे धनबल। धन्यवाद विजय बंधु जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि एमएलसी के चुनाव में क्या संकेत दिए हैं कांग्रेस और शिक्षकों की, स्नातकों के जो इश्यूज हैं, क्या वो एड्रेस हो पाए, और क्या वास्तविक उन्हीं मुद्दों पर वोट पड़ा या पार्टी लाइन पर ये चीजें चली गई? ये बहुत सही सवाल आपने पसंद किया कि क्या मुद्दे पर चुनाव हुआ या मुद्दे से बाहर चला गया। निश्चित रूप से जो नौजवान वर्ग था, जो शिक्षक था, स्नातक था, वो मुद्दों पर चाहता था कि मुद्दों पर रहो। और मुद्दा क्या है? उसकी पुरानी पेंशन, मुद्दा क्या है? उसका निजीकरण, मुद्दा क्या है? संविदा। और जिन पर लगातार नौजवानों ने अपना मत देते रहे और लोगों से रिक्वेस्ट करते रहे लगातार। अभी मैं आपको एक जानकारी की बता दूं, ये जो बड़े बड़े माध्यमिक शिक्षक संघ के जो किले ढहे हैं वो ऐसे नहीं ढह गए। 50 सालों का जिसका रिकॉर्ड रहा हो उसके पीछे रहा कि जिनके लिए प्रतिनिधित्व करने गए सदन में, उनकी बात को इन लोगों ने उस ढंग से नहीं उठा पाए, नहीं करते थे। ये सब केवल अपने एमएलसी के पद के स्टेटस को एंजॉय करते थे। बिल्कुल वही मैं और इन्होंने एकदम सिंडिकेट बना के रखा था। बिल्कुल इनका सिंडिकेट टूटा। ये कभी शिक्षकों की बात नहीं करते थे। शिक्षकों के एक आंदोलन में ओम प्रकाश शर्मा या उनके लोग खड़े नहीं दिखाई दिए। जब भी ये उठे सरकार के पक्ष में उठे। जी बिल्कुल, जब भी उठे सरकार के साथ खड़े दिखे। आपकी बेबाकी, आज बीजेपी ने उनको उनके किले में हरा दिया। ये मैं अब उनको दुख भरे दिन याद आ रहे होंगे। यही मैं कहना चाहता था। आपने बड़ी बेबाकी से हमारी बात को धोखा दिया इन्होंने शिक्षकों को। आज शिक्षकों ने ठीक कर दिया। आज शिक्षकों और सही को चुन लिया कि जब तुम्हें सरकार के पक्ष में खड़े होना है तो क्यों ना हम बीजेपी को डायरेक्ट वोट दें। बिल्कुल, जितने भी शिक्षक संगठन थे, सबके सब लोगों ने कहीं न कहीं या तो शिक्षकों को बलगलाया, उनके जो भी सरकारें रही हैं, ये शिक्षक उनके साथ खड़े रहे। शिक्षक एमएलसी हर सरकारों के बगल गिर रहे हैं, चाहे वो किसी की सरकार रही हो, चाहे मायावती की रही हो, चाहे अखिलेश यादव की, और चाहे ये प्रेजेंट सरकार। और शिक्षक जो नौजवान आया, ये सरकार के पिछलग्गू हैं। और ये और इनके साथ ठीक हुआ कि इनका किला ढहा। और मैं तो कहता हूं ओरिजिनल कोड दे दिया और डुप्लीकेट को बार बार दे। क्यों बार बार? क्योंकि नकाब कुछ और लगा रही है और कुछ और हो जाए तो इससे बेहतर है कि जहां वही पर है। जब जाके तुमको सदन में मेज ही थपथपानी है तो ओरिजिनल आदमी को भेज के थपथपवाएंगे। जी तुम कौन बीच में? बिल्कुल। और जो 2005 के बाद खासकर जो नौजवान आया, चाहे वो शिक्षक हो, कर्मचारी हो, पुरानी पेंशन का मैटर था, बार बार कहा जाता था, लेकिन कुछ नहीं। हाँ लड़ रहे हैं, कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। तो ये एक किला ढहा है और ये संकेत है जो लोग जीत के आए उनके लिए। खुश हैं इससे? जो लोग प्रसन्न है ना इससे? मैं प्रसन्नता इस बात के लिए नहीं हूं। प्रसन्नता इस बात के लिए जो जीत के आए हैं वो भी उसी मुद्दे पे आए हैं। ओके, तो कम से कम पुरानी पेंशन, कम से कम पार्टी लाइन का व्यक्ति आ गया ना।
हाँ, आप पार्टी अब लाइन पे जो आ गए। बीजेपी की राय होगी शिक्षकों के लिए वही मुद्दे बिल्कुल, उठेंगे। ये अब बहुत- तो मुद्दे नहीं उठेंगे ना, ये अब तो बहुत बीजेपी अच्छे- की पार्टी लाइन के हिसाब से मुद्दे ये उठाएंगे वो। ये बिल्कुल है, ये शिक्षकों के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। हाँ। लेकिन फिर भी अरे अगर तो इन जो लोगों ने- थे वो क्या कर रहे थे? लेकिन ये लोग अगर मुद्दा रखे हैं, इन्होंने कहा है, जाकर लोगों के बीच में कहा है, उन मुद्दों जिन पर जीत के आए हैं उसको ये लागू करें, नहीं जो बड़े बड़े किले ढहे हैं। हाँ। वो शिक्षक पढ़ा लिखा स्नातक ओके, है, ऑल वो किले राइट। फिर मनीष ढहेंगे। सिंधवी, आप मुझे बताइए, भाई बड़ा किला ढह गया, बात बिल्कुल ठीक है। देखिए, ये आम जनता का चुनाव भले ना हो, लेकिन जो शिक्षक और स्नातकों वाले में सिंडिकेट में अपनी राजनीति करते हैं ना, जैसे हमारे यहाँ कारपोरेट सहकारिता की राजनीति होती है उत्तर प्रदेश में, उसी तरह शिक्षक और स्नातकों की एक अलग राजनीति है। बड़ा टेक्निकल चुनाव होता है। तो एक 45 साल वाला किला ढहा है, उसको लेकर बड़ी चर्चा है। तो अब तो पार्टी लाइन पे चुनाव, तो अब शिक्षकों की बात तो वही होगी जो बीजेपी कहेगी, जो समाजवादी पार्टी कहेगी। आपकी और विजय बंधु जी की जो बात हो रही थी, उस बात से ही बात को आगे बढ़ाते हैं। एक तो जो हारा है वो अपने कारणों से हारा होगा, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो आंदोलन यहाँ पर हुए 70 के दशक में, उनका नेतृत्व स्वर्गीय पंचानन राय और ओम प्रकाश शर्मा जी ने किया था, और बहुत सारा चीज़ें जो शिक्षकों को मिली हैं वो उसी संघर्षों का नतीजा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन समय जैसे जैसे बढ़ता गया, इन लोगों को उस सत्ता की आदत पड़ गई और ये लोग उस मुद्दों से दूर हो गए और अपने लोगों से दूर हो गए, और ये लोग नेता और एमएलसी होकर रह गए। तो अगर आज हारे हैं तो कोई कारण है, लेकिन इनके संघर्षों को नकार देना भी ठीक नहीं है, एक बात। दूसरी बात क्या है, जो दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है वो ये है कि पार्टियां इसमें घुस गईं। शिक्षक, एमएलसी, स्नातक ये जब बनाए गए थे तो ये सोचकर बनाए गए थे कि उच्च सदन में जो लोग न्यूट्रल लोग जाएंगे, शिक्षक जाएगा, स्नातक जाएगा, सरकार की पॉलिसीज का विरोध भले ना करे लेकिन उसमें सुधार तो बता सकता है कि उसमें क्या गुंजाइश है, क्या कमी है, क्या ठीक करना है, शिक्षकों के हित की बात। अब अगर आज भाजपा के ही या सपा या पार्टी लाइन के ही लोग अगर इसमें चले जाएंगे तो जाहिर सी बात है फिर शिक्षकों के हित की बात कौन करेगा। अगर कोई बात करनी होगी ब्रजेश जी, तो उमेश द्विवेदी जी को अगर दिनेश शर्मा जी के यहां से कुछ कह दिया जाएगा तो क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे शिक्षक हित में, फिर वो शांत हो जाएंगे। तो सवाल इस बात का है, शिक्षकों के लिए काला दिन पर है। मेरे दोस्त, आप ये बताओ, जो 45 साल से रहनुमाई कर रहे थे वो भी तो वही काम कर रहे थे। हम इस बात से सहमत हैं। मैंने तो कहा कि ये शिक्षकों, आऊंगा डॉक्टर साहब, आता हूं आपके ये पास, पहला राउंड हो ये जाने आम दीजिए। शिक्षकों के लिए बहुत काला दिन है। हाँ। आम शिक्षकों के लिए काला दिन और है। आम स्नातकों के लिए। अब जी बिल्कुल जाहिर सी बात है, उच्च सदन जो बना था उसका अब पार्टी लाइन पर यूथ पार्टी बट गया, लाइन पर होगा। पार्टी लाइन पर टीचर बटा, बढ़ गया, एकदम बढ़ गया। तो ये शिक्षकों, और ये पॉलिटिकल पार्टी वही चाह रही थी। यही चाह रही थी, ये क्योंकि दुर्भाग्यपूर्ण क्या है। था कि वो जो एक 8 का ग्रुप था ना, वो कम से कम कुछ कहता था, सुनता था, सवाल उठाता था। तो सवाल इस बात का है कि आपके अपनी करनी से आम शिक्षकों का नुकसान होगा। ओके, हेमंत तिवारी जी को आमंत्रित करता हूं इस डिबेट में। हेमंत जी, बहुत शुक्रिया आपका। पहले तो मैं आपसे उत्तर प्रदेश में ये जो एमएलसी के नतीजे 7 सीटों पे आ चुके हैं, 3-2-2, 3 भारतीय जनता पार्टी, 2 सपा और 2 निर्दलीय जीते हैं। 4 के परिणाम आने अभी बाकी हैं और हैदराबाद का नतीजा भी आपके समक्ष है। 100 सीटों के आसपास टीआरएस और एएमआईएम को मिला है। ओवर हाइप्ड इलेक्शन था, पर उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी 47 सीट जीती, हालांकि हार गई वहां पे, बट 47 सीट जीतना भी एक उपलब्धि है। हाँ ब्रजेश जी, पहले तो मैं बता दूं, जो एमएलसी के इलेक्शन है, इससे 2 चीज़ें सीखने को मिली है। वैसे मेरा जाति तौर पे मानना है, मेरे तजुर्बे के हिसाब से, कि इलेक्शन मठाधीशों के इलेक्शन होते हैं और ये बड़ा सुनिश्चित होते हैं। इसका जो मतदाता होता है वो बहुत पहले से उस पर वर्कआउट लोग करते हैं। या तो शिक्षा के मठाधीश इसमें जीतते हैं या शिक्षक मठाधीश इसमें जीतते रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसको थोड़ा पॉलिटिकल असर दिया है, और भारतीय जनता पार्टी ये भी कह सकती है कि हमने आज तक कभी लड़ाई नहीं, पहली बार लड़ा 3 जीते, तो यहाँ नुकसान का विषय नहीं, लेकिन कई संदेश जरूर दिए। आपने अपनी डिबेट के इंट्रो में बहुत अच्छी बात कही थी, उसको मैं थोड़ा और आगे बढ़ाता हूँ, चूँकि अभी रिजल्ट से यहाँ नहीं आए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे सारे इलेक्शन के एक नज़रिए समग्र दृष्टि से देखें तो इस देश में अपोजिशन को सतही स्थान तक पहुंचाने वाली बीजेपी ने एक बहुत बड़ा सबक दिया है, बहुत बड़ा पाठ पढ़ाया है। अभी मैं सुन रहा था एक जनाब जो वो कह रहे थे अपने डिबेट में, जी, नाम उनका फिर भूल रहा हूं, तस्लीम रहमानी उन्होंने साहब। कहा कि भाजपा ने बड़ा हाई वोल्टेज चुनाव लड़े। अरे रहमानी साहब, किसने किसको हाई वोल्टेज चुनाव लड़ने से रोका? कांग्रेस को किसी ने रोका? आज जो तेलंगाना है किसकी देन है? कांग्रेस सरकार की देन है। कांग्रेस का आजादी के बाद से गढ़ रहा है। क्या दिक्कत आ गई साहब? किसी ने रोका तो राहुल गांधी ना जाए वहां, प्रियंका गांधी ना जाए?
वहां जेपी नड्डा जा सकते हैं, भूपेंद्र यादव जा सकते हैं, अमित शाह जा सकते हैं, योगी आदित्यनाथ जा सकते हैं। किसने किसको रोका? और इस हिंदुस्तान में किसी की जुबान और किसी को काम से रोकने की कोई न रवायत है न कॉन्स्टिट्यूशन इसकी इजाजत देता है। नंबर एक। नंबर दो चीज आप देखिएगा, वहां सरकार हेमंत जी, दो छोटे छोटे सवाल हैं, किसकी बनेगी? ठीक है हेमंत जी, दो छोटे छोटे सवाल हैं। एक मिनट खाली सुन ले मेरी बात, बहुत अहम बात है ब्रजेश जी, बहुत अहम बात है ब्रजेश जी। चलिए, हम कह रहे हैं कि चंद्रशेखर राव की पार्टी और असद ओवैसी की पार्टी यही बनाएंगे, इन्हीं का मेयर बनेगा। ओके, लेकिन सरकार वहां देखिएगा संदेश क्या है। सरकार तो वहां उस ओवैसी की बनी है जिनकी जुबान पूरा देश जानता है। अगर योगी आदित्यनाथ या भाजपा के राष्ट्रवाद या हिंदुत्ववाद की बात होती है तो सरकार तो वहां हिंदुत्ववाद और हिंदुत्ववाद के विरोधवाद इसकी बन गई। आप जोड़िए दोनों की सीटें। मतलब पब्लिक क्या चाहती है? पब्लिक तो यही चाह रही है साहब, इस देश में डिवीजन चाहती क्या है। होने वाला है। ओके, वीरेंद्र जी आ गए हैं डिबेट में। ओके वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत आपका। हेमंत जी प्लीज वेट। ओके वीरेंद्र, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि 7 सीटों के परिणाम उत्तर प्रदेश में एमएलसी के आए हैं। 3-2-2, 3 बीजेपी, 2 सपा और 2 निर्दलियों के हाथ लगी हैं और 4 पर अभी मतगणना जारी है। एक तो इसका क्या संदेश गया, पहला विषय। दूसरा, वाराणसी में बीजेपी कैसे हार गई और गोरखपुर में कैसे इंडिपेंडेंट जीत गया, ये कैसे हुआ? आज हैदराबाद के चुनाव को लेकर इतना बीजेपी की वाहवाही हो रही है और पूरे देश में के नेता बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर मुख्यमंत्री सब पहुंचे वहां, तो कहे कि भाई हमको ये कहते हैं ये गली के चुनाव में पूरी बीजेपी उतर आई है। तो वहां तो इन्होंने कहा ये तो अपमान है हैदराबाद की जनता का। लेकिन उत्तर प्रदेश में 11 एमएलसी के सीटों में बीजेपी 9 पर ही चुनाव लड़ी है। 2 सीटें गोरखपुर और बनारस, यहाँ बीजेपी कैंडिडेटें नहीं खड़ा की। तो ये क्या, ये गली का, वो तो गली चुनाव था, इनका खिड़की का चुनाव रहा, दरवाजा का चुनाव था कि किस चीज का चुनाव था? यहाँ क्यों भूल गए बीजेपी प्रत्याशी खड़ा करना? मुख्यमंत्री का गृह जिला है गोरखपुर, वहां पर ध्रुव त्रिपाठी निर्दलीय प्रत्याशी हैं, वो जीते हैं। और बनारस में 2 सीटें थी, एक शिक्षक की सीट, एक स्नातक की सीट। शिक्षक की सीट पे बीजेपी ने लड़ाया, स्नातक की सीट बीजेपी ने छोड़ दी, वहां प्रत्याशी नहीं खड़ा किया। समाजवादी पार्टी वहां जीती है। ये लोग जाने, लखनऊ में ये स्नातक पे अभी संघर्ष कर रहे हैं। 4 बार से ये सीट, 3 बार एसपी सिंह जीते, 1 बार उनकी पत्नी कांति सिंह जीती। बीजेपी अवनीश कुमार सिंह को यहाँ लड़ा रही है, अभी तक वो पीछे चल रहे हैं। तो बीजेपी हर चुनाव बड़ी शिद्दत से लड़ती है, जहां जीत जाती है वहां ढोल ज्यादा पीटती है, जहां नहीं लड़ती वहां चुप रहती है। तो ये भी एक सच्चाई है, इस आंकड़े को लोग जाने। कहां से खोद के लाते हैं वीरेंद्र जी? दूसरी, ब्रजेश जी, आज झांसी और बनारस के चुनाव ने साबित कर दिया कि अखिलेश यादव घर में बैठकर भी चुनाव जीत सकते हैं। अखिलेश यादव के नाम पर वोट मिलता है। अखिलेश यादव मजबूत बनकर उभरे हैं। अभी लोग कह रहे हैं कि विपक्ष बहुत शांत है, ये विपक्ष उपचुनाव में नहीं निकला, हार गया। निकल आता तो क्या जीता देते? ये भी तो जनता से पूछना होगा। अच्छा, आप कहते हैं भाई कि महाराष्ट्र उत्तर से दक्षिण तक भले योगी योगी हो, योगी आदित्यनाथ की एक अलग छवि है, उनकी डिमांड ज़्यादा है चुनाव प्रचार में, वो जहां जाते हैं बीजेपी जीतती है। लेकिन ये बात की सच्चाई है कि अखिलेश यादव की पार्टी उत्तर प्रदेश में 2 सीटें जीत चुकी है और अभी 4 के परिणाम आने बाकी हैं। और गोरखपुर निर्दलीय जीत गया। हाँ, वहां जब लड़ाई ही नहीं, हिम्मत ही नहीं कर पाए। अब बात आती है कि बीजेपी को इस देश में टक्कर कौन देगा? कांग्रेस जरूर इस देश में कुछ राज्यों में छुटपुट टक्कर दे पाती है, बाकी अब बीजेपी को रोकने का दम सिर्फ क्षेत्रीय दलों में बचा है। बीजेपी एक बहुत बड़ी विशालकाय पार्टी बन चुकी है और उसके पास असंख्य नेता हो गए हैं।
इसमें कोई शक नहीं कि उसकी ताकत बहुत ज्यादा है, कार्यकर्ता बहुत ज्यादा है। लेकिन बीजेपी हर हथकंडा भी अपनाती है चुनाव जीतने का और सरकार बनाने का। महाराष्ट्र में उसको धोखा मिल गया, ये बात अलग है। रात के अंधेरे में सरकार बनी थी और अजीत पवार को घोटाले में, सफाई में क्लीन चिट दे और अगले दिन धड़ाम हो गई। लेकिन ये उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा कि लोकसभा चुनाव में मायावती और अखिलेश यादव का जो गठबंधन था उससे बीजेपी बहुत परेशान थी। अगर उत्तर प्रदेश में यह गठबंधन दोबारा होता है या गठबंधन बरकरार रह जाता तो आज और आने वाले वक्त दोनों में तस्वीरें अलग अलग होंगी। ये सच्चाई है और ये बीजेपी के रणनीतिकार भी जानते हैं, भले इसको स्वीकार करें या ना करें। लेकिन हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये है कि हर वोट जात पात पर पड़ता है। सब पार्टियों का एक वक्त आता है, एक टाइम कांग्रेस का था, आज बीजेपी का है। जो काम करेगा जनता उसको लंबा मौका देगी, इसमें कोई शक नहीं है। अब परिणाम हार में भी जीत है, अगर आप उस हार से सबक ले लें कि हम आगे अब ऐसी गलतियां नहीं करेंगे। ये आप किसके, कांग्रेस के लिए कह रहे हो? कांग्रेस तो देखिए उत्तर प्रदेश में कुछ है ही नहीं है। कांग्रेस का अध्यक्ष चुनाव हार गया, कांग्रेस का कोई नाम लेवा नहीं बचा उत्तर प्रदेश में। कांग्रेस का एक प्रत्याशी खड़ा करती है। कांग्रेस अब खाली चुपचाप तमाशा देखे चुनाव का, चुनाव ना लड़े तो ज्यादा अच्छा है, किसी को सपोर्ट कर दिया करे है ना। ओके जी, कंप्लीट। चलिए, मैं बात देखिए इतनी सी है कि बीजेपी के पास संसाधन है, नेता है, जनता का समर्थन भी है। मैं आलोचना नहीं, मैं दोनों बातें कह रहा हूं कि आज अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी को कोई टक्कर देगा तो अखिलेश यादव सबसे बड़े नेता हैं विपक्ष के, उनकी पार्टी भी दमदार है और वो जिस तरह से दिख रहा है, अब इस सच्चाई को कोई स्वीकार करे या ना करे, लेकिन कोई एक पार्टी बीजेपी को अकेले नहीं रोक सकती चुनाव जीतने से। उसके लिए उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बड़े गठबंधन करने पड़ेंगे। और गठबंधन कौन कौन से स्वाभाविक है ये सबको पता है। बहरहाल जी, कांग्रेस के लिए एक सज्जन ने लिखा है, ब्रजेश जी आज दो सुनाऊंगा, एक पहले सुनिएगा कि धरती का सिंगार न छूटे, मिटे न नभ की लाली, और जिस भारत के गौरव की नरेंद्र करे रखवाली। और तू बीजेपी का नेता बन जा, मैं आरएसएस का संगी, और ऐसा मुंडन करे कांग्रेस का तेल लगे ना कंघी। तो ये कांग्रेस का मुंडन चालू है पूरे देश में। अब देखिए कितना तेल की जरूरत है। लेकिन एक बात जरूर है कि हर जीत से आत्मविश्वास बढ़ता है, जीत विनम्र बनाती है, और बीजेपी ने ये बार बार स्वीकार भी किया है। नहीं, आज जिस तरह से आंट के बैठे हैं विवेक साइलस दिख रहा है। देखिए ये तो अभी क्षणिक है, लेकिन बीजेपी में जो संगठन है वो बहुत विनम्र है। चाहे जेपी नड्डा हो, स्वतंत्र देव सिंह हो, सुनील बंसल हो, या और जो प्रदेश के प्रभारी हैं, नेता हैं, ये रात दिन काम करते हैं। इनके काम को काट करने के लिए अभी विपक्ष को और मेहनत करनी होगी। मैं 4 लाइन कहता हूं कि पूरी दुनिया जीत सकते हैं हम संस्कार से, और जीता हुआ भी हार जाते हैं अहंकार से। और मन में विश्वास रखकर कोई हार नहीं सकता, और मन में शंका रखकर कोई जीत नहीं सकता। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर मनोज मिश्रा जी, मैं आपकी तरफ आता हूँ। इस चुनावों से, विशेष तौर पर एमएलसी के जो इलेक्शंस हुए उत्तर प्रदेश में, इन चुनावों से आपने क्या सबक लिया और क्या सीखा जिसको आप चाहते हैं कि उसको करेक्ट किया जाना चाहिए? ब्रजेश जी, मुझे 2 मिनट इन जो हमारे मित्र लोग बोले उनके बारे में कह लें। यस प्लीज गो अहेड। जी ब्रजेश जी, आप एक बात तो आपने खुद इंट्रो में कही थी और जो दिख भी रही है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सामने सारे राजनीतिक दलों में नंबर 2 की लड़ाई हो रही है। अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि नंबर 2 कौन होगा।
समाजवादी पार्टी ऐसा लगता है कि 6 चुनाव जो 7 चुनाव विधानसभा उपचुनाव हुए तो उसमें 1 जीती और अभी आप बता रहे 2 जीती। जहां तक मेरी जानकारी है 3 शिक्षक चुनाव भाजपा जीत चुकी और 2 ग्रेजुएट जीत चुकी, 5 जीत चुकी। लेकिन आप 3 रिपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए चलिए उसी नहीं, मेरे पास जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की रिपोर्ट है वो बता रहा हूँ। ग्रेजुएट वाली जी नहीं, दोनों उनकी जो मेरे पास प्रश्न नोट आया है, है। मैं अभी ऑफिशियली बता रहा हूँ। हो सकता है डिबेट के दौरान और कुछ अपडेट्स आ गए हों तो पता कराना पड़ेगा। जी, वो जो जानकारी है ये है। कुल मिला के एक बात कहना चाहता हूँ, कांग्रेस के प्रवक्ता हिलाल ने ये स्वीकार किया कि कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन जरूरी है, प्रदेश में भी, केंद्र में भी। ऐसा उन्होंने कुछ स्वीकार नहीं किया। आप कैसी बात कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं हमने स्वीकार किया। आप हमारे मुंह में शब्द मत रखिए। ये नहीं, हमने कोई ये बात नहीं कही। आप हमारे मुंह में शब्द मत रखिए। चलिए कोई बात नहीं, मैं वापस लेता हूँ। ठीक है, यस डॉक्टर साहब, गो अहेड। दूसरी बात यह है कि नेतृत्व परिवर्तन की बात 23 नेताओं ने दिल्ली में और 10-11 नेताओं ने उत्तर प्रदेश में उठाई थी, जो आज चर्चा हो रही है। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी की जैसे एक कहावत है कि चूहे को हल्दी गांठ मिली और वो पंसारी बन बैठा। बड़ा मुश्किल से 2 सीटें जीते 9-11 में से, और वो पूरी नहीं, पर आप उनको चूहा नहीं कह सकते। समाजवादी पार्टी के लिए तो ये बनता है। नहीं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल से बचें। रहमानी साहब जो कह रहे थे वो उस समय चले गए संभवतः। आप ये देखिएगा 2 ध्रुवों में हैदराबाद की पॉलिटिक्स हो गई, एक तरफ बीजेपी, एक तरफ गैर बीजेपी। तो पूरे देश में एक सीन उभर रहा है कि भाजपा वर्सेस अदर्स। तो चाहे कहीं कांग्रेस हो, चाहे क्षेत्रीय दल हो, चाहे टीआरएस हो, चाहे कोई दल हो, तो ये एक विभाजन स्पष्ट भाजपा के बगैर वाला और भाजपा वाला बन रहा है देश में। तो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन की मजबूती है उसे बीरेन्द्र सिंह जी ने भी स्वीकार किया है। भारतीय जनता पार्टी की जो सबसे बड़ी पूंजी है वो उसका संगठन है, नो डाउट अबाउट इट। संगठन के दम पर ही आप चुनाव जीतते हैं। बाकी तो आपकी सरकारें कैसे काम करती है ये सब कुछ दिख ही रहा है। संगठन के दम पर ही जीतते हैं आप लोग। संगठन तो नेतृत्व ने लाया ना, संगठन मजबूत किया नेतृत्व ने। श्रीमान मोदी जी, श्रीमान अमित शाह जी और श्रीमान सुमन देव जी और सुनील बंसल जी। तो ये संगठन जो है भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। ये विपक्ष ने स्वीकार पर ये किया। बात आपका हमेशा पीछा करेगी डॉक्टर मनोज मिश्रा कि आप वाराणसी क्यों हार गए, आप गोरखपुर में इंडिपेंडेंट कैसे जीत गया? आप एक बार सुनिए ब्रजेश जी, ये बताइए क्या 100% चुनाव जीते जा सकते? पर जहां हारे वो जगह महत्वपूर्ण है। वाराणसी गोरखपुर एक महत्वपूर्ण जगह है। लेकिन आप ये देखें कि शिक्षक चुनाव में 4 लड़े, हम 3 जीते, ये साधारण बात है क्या? ओके, ऑलराइट। एक बात तो आप मान लीजिए जी, एक बात मान लीजिए, केवल अंतिम बात मैं कह रहा हूँ जी, और उसको गांठ बांध लीजिए। कांग्रेस हो और चाहे क्षेत्रीय दल हो, ये जातिवाद, भाईपतीयावाद, परिवारवाद, क्षेत्रवाद और भ्रष्टाचार में डूबे हुए, इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी का विकल्प नहीं बन सकते। ओके, ऑलराइट। देखिए, एक तो आपको अभी विवेक जी, एक तो चूहा कहा जा रहा था, अभी पंसारी बोला गया, आपको कोई आपत्ति है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अहंकार है और अहंकार सर चढ़ के बोल रहा है। गोरखपुर मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र, वाराणसी माननीय प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र, पर ये आपको चूहा बता रहे हैं। ये दोनों चुनाव हारने के बाद भी अगर भारतीय जनता पार्टी बोले कि हम चूहा हैं, हमने में ये अहंकार है विजय जी इनका और कुछ भी नहीं है। खैर, ये बात सच है कि भारतीय समाजवादी पार्टी पूरी मजबूती पर उतनी करारी टक्कर आप नहीं दे पाए जिसकी उम्मीद थी। ब्रजेश जी, अभी 4 सीटें बाकी हैं। अभी 7 का ही रिजल्ट आया है, 4 सीटें बाकी हैं। देर रात में जब रिजल्ट आएंगे, हो सकता है आपकी हमारी डिबेट फिर कभी हो सकता है मनोज जी भी हो, तो दूध का दूध, पानी का पानी उसी समय हो जाएगा कि समाजवादी पार्टी ने कितनी सीट जीती और भारतीय जनता पार्टी ने कितनी सीट जीती। गोरखपुर और वाराणसी हारने के बाद भी ये अहंकार ये कर रहे हैं, वो जनता देख रही है। और अहंकारियों की क्या जगह होती है इसका इतिहास गवाह है। विवेक जी गौर की जी, डॉक्टर मनोज मिश्रा ने बड़े स्मार्टली बताया कि संगठन दरअसल इनके यहाँ चुनाव लड़ता है। सरकार वाली बात से तो ये किनारा कर लिए भाई, इसका मतलब इनके मन में कुछ है, सरकार को लेकर कुछ है इनके। उसके बाद क्या सरकार चलाते हैं आपने बता ही दिया कि देश के सामने है किस तरह की सरकार चल रही है। इनके भ्रष्टाचार के तो फर्रे पड़े हैं, बोलिए तो मैं पढ़ के सुनाऊं। आप अभी 7 उपचुनाव उत्तर प्रदेश में हो चुके हैं और आप उन 7 में से 1 जीते हैं, 6 हार चुके हैं।
हाँ, हम अभी की पांच बात जगह बात लड़े नहीं। जरूर थे, हम स्वीकार कर रहे हैं, हम ये भी स्वीकार कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को अभी मेहनत करने की जरूरत है, और ये भी स्वीकार कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी किसी भी बड़े दल से गठबंधन नहीं करेगी। हाँ, छोटे छोटे दलों को लेके 2022 में समाजवादी पार्टी विधानसभा के चुनाव को मजबूती से लड़ेगी। हिलाल नकवी साहब, थैंक यू। आप दोनों का शुक्रिया। हिलाल नकवी साहब को स्क्रीन पे लिया जाए। नकवी साहब, मैं आपको डिमोरलाइज नहीं करना चाहता, बट मेरा एक प्रश्न ये है कि इस चुनाव से आपने सबक क्या लिया कांग्रेस ने? ब्रजेश भाई, देखिए, डिमोरलाइज होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। हम इस बात को पूरी तरह से मानते हैं कि जिस तरह से ये इलेक्शन हमने लड़े हैं और जो नतीजे आए हैं उसके अंदर भारी चिंता की बात है ये, और चिंतन की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। हमको निश्चित रूप से जिस तरह से हमारा संगठन काम कर रहा है, जितनी मुस्तैदी से काम कर रहा है, वो ऐसा नहीं है कि हम जो है वो कहीं पर भी इलेक्शन में पूरी तरह से टक्कर दे पाए, इसमें किसी तरह की कोई दो राय नहीं है। निश्चित रूप से यहीं से हमको उठना होगा, यहीं से हमको दोबारा खड़ा होना होगा, और यहीं से हम दोबारा खड़े होंगे भी। हाँ, यह बात बिल्कुल सही है कि इस वक्त जो इलेक्शन के रिजल्ट्स आए हैं वो निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए एक कठिन सवाल है, ज्यादा खराब और रिजल्ट आए हैं, ये चुभता हुआ सवाल है। वोट क्या परसेंटेज कांग्रेस वो भी अच्छा नहीं इस है, देश इससे की कोई राजनीति इनकार में नहीं इरेलीवेंट होती जा रही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप बिल्कुल भी नहीं ब्रजेश भाई। आज की भी तारीख में आप कहीं चर्चा कर लीजिए, मनोज जी भी जब नाम लेते हैं तो वो अगर किसी पार्टी से डरते हैं तो कांग्रेस पार्टी से डरते हैं। वो आज की भी तारीख में अगर मनोज जी जानते हैं कि उनकी सरकार को कोई नीचे ला सकता है तो वो कांग्रेस ला सकती है। कैसे? उनको तो आपको गिनते ही नहीं, काउंट नहीं करते हैं। ये केवल टीवी में दिखते हैं, टीवी पे। जी, उनकी वो दोनों बातें बोलते हैं। वो कांग्रेस को काउंट भी करते हैं, कहीं के ऊपर भी मौका नहीं छोड़ते कांग्रेस के ऊपर अगर कोई बात होती है। नहीं, वो कहने में, चाहते हैं, उनके लेकिन मन की उसके ख्वाहिश है बावजूद भी, कि यूपी इसके में आप अच्छा बावजूद करें, भी, ताकि वो, समाजवादी पार्टी का नुकसान अक्सर कह हो। जाते हैं कि कांग्रेस तो गिनती में नहीं है। नहीं, वो तो चाहते हैं कि आप मजबूत हो यूपी में, ताकि कुछ तो विपक्ष में वोट कटे। वो तो चाहते हैं आप मजबूत हो, फलो फूलो, इसीलिए आप पर मुकदमे करते हैं, आपके नेताओं को जेल भेजते हैं, कुछ तो आगे बढ़े कांग्रेस। एक दफा अब ब्रजेश जी, एक मिनट, एक बात कहना है। एक दफा जब ऐसा वोट लगता है कटने कि शुरू हो उत्तर जाते प्रदेश हैं के तो पश्चिमी जो भारतीय जनता रूलिंग पार्टी पार्टी खिला होती है करे, उसके ऐसा लगता वोट है। कैसे खिसक जाते पश्चिम हैं, स्टेट ये में कांग्रेस ने देखा भी है और ऑलराइट, दिखाया विजय भी बंधु, है। है। ऑलराइट, उत्तर प्रदेश। थैंक यू आप दोनों का शुक्रिया। विजय बंधु जी, आपको क्या लगता है कि जब अब पार्टी लाइन पर स्नातक और शिक्षकों की सीट का डिवीजन हो गया है, तो क्या शिक्षकों की और टीचरों की और स्नातकों की वो बात, यूथ की वो बात पहुंच पाएगी वहां तक, या फिर अब पार्टी लाइन पर ही चीजें डिसाइड नहीं, होंगी? ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि शिक्षकों और स्नातक और शिक्षकों की राजनीति में राजनीतिक पार्टियों का दखल हुआ। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और शायद हमारे जो संविधान निर्माताओं ने इसको रखा था, तो विचार रखा था कि राजनीतिक दलों के लिए विधानसभा है, लोकसभा है, राज्यसभा, 100 सीटों में अधिकांश सीटें इनकी है। ये उन लोगों ने रखा गया, एक साधारण शिक्षक आए अपनी बात कहे, एक स्नातक आए अपनी बात कहे। ये तो राजनीतिक दलों का ज़्यादा प्रभाव ये शिक्षकों के और कर्मचारियों के लिए निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है, और उनके मुद्दे कहीं ना कहीं दबेंगे। एक बड़ा सवाल, ये गंभीर सवाल है, और इसका पूरे प्रदेश के अंदर चर्चा परिचर्चा भी है। और अभी तमाम चुनाव हारने के बाद मैं तो तमाम सारे कर्मचारी और शिक्षकों संगठनों में कहना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं आप सबको जो अपनी गुटों में गुट करके ये हार, ये पार्टी की जीत नहीं है, ये गुटों ने जो गुट कर दिया उसके चक्कर में हार हुई है, और मुद्दों से दूर होते गए मुद्दे, और राजनीतिक दलों से और मुद्दे दूर हो जाएंगे। जैसे मैं सवाल करना चाहता हूं जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, क्या आप पुरानी पेंशन के हिमायती हैं? और अगर हैं तो उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार आपकी है, आप लागू करें। कांग्रेस में पूछना चाहता हूं, आपके पास मैं एक टॉनिक देना चाहता हूं, आप अगर इसको पकड़ लें तो अच्छी बात है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर आपको कोई मुद्दा कर्मचारियों का बहुत बड़ा रिवाइवल करा सकता है तो पुरानी पेंशन राजस्थान में आप लागू करिए, पंजाब में आप लागू करिए, छत्तीसगढ़ में फिर सवाल करिए, घूम रहे कोई पकड़ ले इनका, फिर सवाल करिए, फिर वो सवाल नहीं। भाई समाजवादी पार्टी से सवाल करना चाहता हूं, आप चुनाव जीते हैं, चुनाव जीतने के बाद मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप इस बात को श्योर करिए कि क्या कर्मचारियों के उन मुद्दों पर जो जुर्मिन मुद्दे हैं उस पर आप सहमत हैं, और सहमत हैं तो उसके लिए आप क्या संघर्ष करेंगे, ये बात भी आपको कहना पड़ेगा। और नहीं, जो दुर्घिरे हैं वो शिक्षकों ने सिंघवी जी, आपको क्या लगता है कि अब ये चीजें पार्टी लाइन पर ही तय होंगी? अब ये स्पष्ट हो चुका है, क्योंकि अब बीजेपी ने या समाजवादी पार्टी ने ये परंपरा शुरू कर दी है कि शिक्षक और स्नातक की सीटें भी ये लोग लड़ेंगे। अब नाउ ये वर्टिकली क्लियर हो चुका है, तो क्या अब पार्टी लाइन पर यूथ और टीचर बटेंगे?
बिल्कुल बटेंगे। देखिए ऐसा है कि स्नातक वाली जो दुर्भाग्यपूर्ण नहीं बटना चाहिए, मेरा ये मत है। बिल्कुल, इनको इंडिपेंडेंट संस्था की तरह ट्रीट करना चाहिए। उसमें हुआ क्या था कि जो स्नातक की सीटें थी वो पिछले 20 सालों से मठाधीशी का शिकार हो गई थी, और वो वहाँ पर बड़े बड़े जो स्कूल वाले हैं या जो इस तरह के लोग हैं वो उसमें घुस गए थे, एक वो बनाकर। शिक्षक की बात मैं बार बार इसलिए कर रहा हूँ कि ये जो 8 सीटें थीं इसमें शिक्षा, हालांकि ये लोग भी मठाधीशी कर रहे थे लेकिन फिर भी शिक्षक थे। लेकिन अब पार्टियों के दखल के बाद वो गुंजाइश भी खत्म हो गई है, और ये निहायत दुर्भाग्यपूर्ण है। और आने वाले समय में एकदम से ही शिक्षकों के चुनाव में शिक्षकों का वर्चस्व खत्म हो जाएगा। अब पार्टी एक गाइडलाइन तय कर देगी और सारे लोग उसको मेज थपथपा के मान लेंगे। यही स्थिति उत्पन्न होगी जी। ऑलराइट हेमंत तिवारी जी, इस चुनाव में किसके लिए क्या सबक है, किसके लिए क्या संदेश है, और किसके लिए क्या इसमें निकलकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में परिणाम आए हैं? क्योंकि अब 2022 अब बहुत दूर नहीं है, 2021 खत्म होते ही यूपी में चुनाव शुरू हो जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि अब वक्त सिर्फ 10-12 महीने का बचा है यूपी में, ज़्यादा टाइम नहीं है। एमएलसी के चुनाव पे मैं कुछ इसलिए नहीं कहूँगा कि उसका इलेक्टोरल कॉलेज बहुत छोटा होता है और उसके परिणामों का राजनीति पर क्या असर पड़ता है। अगर कोई इस पर बहस करे तो उसको मैं विशुद्ध बेवकूफ़ मानूंगा, क्षमा कीजिएगा खराब शब्द का इस्तेमाल किया, कोई उसका अभिप्राय होता नहीं है व्यवहारिक रूप से। जहाँ तक एक सबक की बात मैं एक नहीं 100 बार कहूँगा कि जो लोग बीजेपी के 2 पार्लियामेंट्री सीट होने पे मजाक उड़ाते थे, आज जो हैदराबाद जैसी जगह जो उनकी अपनी खुद की है वहाँ 2 सीट हैं नगर निगम में। साहब, राजनीति में न तो किसी का अपमान करना चाहिए न किसी का मजाक उड़ाना चाहिए। अगर कोई छोटा भी अच्छा करता तो सबक लेना चाहिए। अभी बड़ा उपहास उड़ा था ना कि कैसे जा रहे हैं, भूपेंद्र यादव जा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जा रहे हैं, खुद अमित शाह जा रहे हैं। अरे नकवी साहब, हिलाल साहब, बताइए, अमित शाह और नड्डा ने तो पूरा वेस्ट बंगाल छान मारा है। चुनाव अभी आगे है, 2 साल से टहल रहे हैं। ईमानदारी से बताइए, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी किसी ने रोका? का आप वहां जाइए, अपने संगठन को मजबूत करिए। कांग्रेस का बड़ा मजबूत कर रहा है। माफ कीजिएगा, जो अच्छा करे उससे सीखना चाहिए। और भाजपा का जो तरीका है इलेक्शन लड़ने का इस वक्त अकाट्य हो चुका है, ये मान के चलना होगा। और यही दशा, उत्तर प्रदेश की बात बीरेन जी बता रहे थे। मैं ब्रजेश जी आपसे कितनी बार डिबेट में कहा, अगर योगी आदित्यनाथ 7 असेंबली सेगमेंट में बाई इलेक्शन में 2-2 बार जा सकते हैं तो अखिलेश यादव घर में क्यों बैठे रहे? अखिलेश यादव बड़ा भविष्य है राजनीति में उत्तर प्रदेश का, वही चैलेंज करेंगे योगी आदित्यनाथ को। लेकिन नतीजे आपने देखे, अगर 2 सीट 3 सीट छीन लेते तो 2022 के लिए बड़ा मैसेज होता। यह तो प्लानिंग, यही नियोजन होता राजनीति का। नियोजन में फेल हो गए और आगे फिर फेल होंगे, इस तरीके से यही हो रहेगी। मैसेज ये है साहब, हर इलेक्शन को बड़ा मानिए, आपकी पैठ बढ़ती है। आप सोचिए 12 गुना ज्यादा सीट मिली। जिस जौनपुर मलहनी में 3 बार गए, वहां क्यों हार गई बीजेपी? मलहनी में क्यों फिर हार गए, अगर वहां भी बहुत बार गए थे? ब्रजेश जी, बहुत बार नहीं, 2 बार। मैं ये बात नहीं कह रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ के जाना कोई असाधारण बात है। उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर है, 325 विधायकों का विधायक दल का नेता है, वो आदमी 2 बार जा सकता है। आप 46 विधायक वाले हो, आप नहीं जा सकते हो। और सुनिएगा, हर सीट का अलग अलग अपना सिस्टम होता है। पर जौनपुर में जमानत कैसे जब्त हो गई? तीसरे नंबर पर रही बीजेपी वहां पे जी, क्योंकि वहां बीजेपी वालों ने धनंजय सिंह का सपोर्ट किया। धनंजय सिंह का अपना भी अपना हो रहा था, धनंजय सिंह की अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है वहां। ओके, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि ठाकुर वोट बीजेपी को नहीं मिले? कहां मिले पता कर रहे, कोई बता दे, मनोज मिश्रा बता दे। तो क्या जौनपुर का ठाकुर धनंजय सिंह के साथ है? मिले। और आप तो बता रहे हैं कि कितनी बार सभा कर लिया। नहीं, जौनपुर में धनंजय सिंह के जानने वाले और हैं। मनीष जी, धनंजय सिंह अगर बाय द वे भगवान ने करे, अगर दोबारा कोई चुनाव हुआ, धनंजय को और वोट मिलेंगे वहां। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस महत्वपूर्ण परिचर्चा का हिस्सा बनने के लिए। उत्तर प्रदेश में फिलहाल 7 सीटों के हमारे पास आधिकारिक परिणाम एमएलसी के आए हैं। उसमें 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती है और 2 पर समाजवादी पार्टी, 2 निर्दलीय हैं। 4 के परिणाम आधिकारिक तौर पर आने अभी बाकी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।